नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। बिहार में चुनाव का जो प्रतिशत है, उसके लिए कहा जा रहा है रिकॉर्ड मतदान हुआ। वैसे तो किसी भी लोकतंत्र में 60% मतदान का जो है, वो किसी भी सूरत में आदर्श नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जहां 100 में से 60 लोग वोट देने जाएँगे, वहां पर 40% तो पहले ही इस डेमोक्रेसी के इस पूरे सिस्टम से बाहर हो जाएँगे। अपनी सरकार की चयन प्रक्रिया का वो हिस्सा ही नहीं है, तो भला कैसी सरकार? लेकिन उसके बाद भी कहा जा रहा है रिकॉर्ड मतदान इस पहले चरण में बिहार के चुनाव में हुआ है और उसके परिणाम सब अपने-अपने पक्ष में बता रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी जहां इसे सत्तारूढ़ दल के द्वारा या गठबंधन के द्वारा इसे अपने कामों विकास के ऊपर जनता की मोहर कहा जा रहा है, वहीं विपक्ष की तरफ से इसे जो वोट चोर का मुद्दा है उस पर एक बहुत जबरदस्त चोट वोटर के द्वारा बताई जा रही है। हकीकत क्या है ये तो जब मतदान की पेटियां खुलेगी तभी पता चलेगा कि ये रिकॉर्ड मतदान दरअसल किसके पक्ष में गया है। लेकिन अभी इस पर चर्चाओं का सिलसिला तेज है और इसलिए हम भी मंथन चिंतन मनन समझ रहे हैं करने की कोशिश विश्लेषण के द्वारा वरिष्ठ मेहमानों के साथ कि दरअसल इसका असर क्या है। विजय शंकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं नोएडा स्टूडियो से। ऋषिकेश कुमार विशेष संवाददाता, मोहन कुमार वरिष्ठ पत्रकार और डॉक्टर विजय पांडे राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। विजय जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। दिल्ली में बैठकर जब आप देखते हैं कि बिहार की वोटिंग प्रतिशत को लेकर जहां पर चुनाव आयोग, जहां पर केंद्र की सरकार, जहां पर मशीनरी, जहां से रास्ते तय होते हैं, तारीखें तय होती हैं, वहां पर 60% मतदान को रिकॉर्ड मतदान जो कहा जा रहा है। पहली बात तो ये कि ये जो वोटिंग प्रतिशत, क्योंकि बिहार में इतना भी नहीं होता। बिहार की जनता यूं तो राजनीतिक पृष्ठभूमि अगर हम कहें, राजनीतिक रूप से जागरूक, मुखर, बिहार फर्टाइल जमीन मानी जाती है। लेकिन वोटिंग प्रतिशत के लिहाज से हमेशा ही बिहार जो है वो उतना बड़ा कोई लकीर नहीं खींच पाता है। तो ये जो वोटिंग प्रतिशत है, ये क्या संदेश दे रहा है, क्या बता रहा है विजय जी? किस तरफ संकेत है? इसका असर किस रूप में देखा जाएगा? मीना जी नमस्कार। एक तो ये है कि 64% से अधिक, 65 से थोड़ा सा कम वोटिंग हुई है जो पहले फेज में। अगर देखा जाए कि वोटिंग परसेंट जिसको कहा जाए कि इसको हर जो राजनीतिक दल है, आम आदमी है, इसको अपने अपने चश्मे से देखने की कोशिश कर रहा है, तो जो मुझे यहाँ दिल्ली से जो दिखाई दे रहा है वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की जो वजह है, जो 4-5 बड़ी वजह हैं, उसमें से एक है महिलाओं से जुड़े मुद्दे का सेंटर स्टेज में आना। दूसरा जो मुझे लग रहा है, एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से हवा बनी, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस ने, महागठबंधन ने मुद्दा बनाया कि आपका वोट कटेगा, तो उसने भी एक बड़ी जागरूकता का काम किया और वोटर मुखर होकर के घरों से बाहर निकले। तीसरी जो मुझे चीज इसमें नजर आ रही है वो जन स्वराज पार्टी की एंट्री, जो 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 एक तरह से बिहार में बदलाव, पलायन रोकना, शिक्षा में बदलाव जैसे मुद्दों के साथ आगे आई। चौथी जो मुझे एक जो बड़ी वजह दिख रही है वो छठ पूजा त्योहारी सीजन में लोगों का वहां पे जाना बिहार और वोट में शामिल होना उनका भी। और पांचवी जो एक जो बड़ी वजह मुझे लग रहा है कि शायद उसे पहली और दूसरी अगर श्रेणी में रखा जाए तो ज्यादा रहेगा, सोशल मीडिया का प्रभाव। सोशल मीडिया ने भी वोटरों को बहुत हद तक इस बार चार्ज किया, अपने वोट के अधिकार को लेकर के जागरूक किया। तो ये 4-5 बड़ी वजह मुझे लग रही है जिससे आम वोटर जो है वो मतदान केंद्रों तक पहले की तुलना में अधिक है। अब रही बात कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो इसे किस तरह से देखा जाए, जो जो एक पूरा जो 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 ट्रेडिशनल वे ऑफ एनालिसिस है वो ये कहता है कि बम्पर वोटिंग का मतलब होता है कि सरकार में बदलाव, जनता बदलाव चाहती है। लेकिन जो पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ के बाहर से जो जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है और जो चीजें आ रही है, उससे ऐसा महसूस होता है कि शायद जनता जो सिस्टम है उसको चलाए रखना चाहती है, कहीं बदलाव की भी बातें आ रही हैं। तो इसमें
जहां जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको लग रहा है कि उनके फेवर में चीजें हो रही हैं, जो सत्ता में बैठी हैं उनको लग रहा है कि नहीं, हम जिन योजनाओं के साथ लोगों के बीच गए उनका लोगों का समर्थन मिल रहा है और हम बने रहेंगे। तो अभी आज की तारीख में स्थिति ये है कि हर आदमी अपनी सहूलियत के मुताबिक वोटिंग पैटर्न को देखने की कोशिश और समझने की कोशिश कर रहा है और उसके मायने निकालने की कोशिश कर रहा है। जी, तो कुल मिलाकर वोटिंग प्रतिशत को लेकर जो है वो ये कि 64% के आसपास अगर वोटिंग प्रतिशत पहुंच गया है। पहले चरण में चुनाव आयोग की तरफ से जो अपडेट्स आ रहे थे उसमें जिस तरह से ये बात समझ में आती है कि 64% बिहार के लिहाज से, क्योंकि बहुत बड़ा अप्रवासी फैक्टर है। मैं डॉक्टर विजय पांडे आपके पास आ रही हूँ। कितनी बड़ी संख्या में अप्रवासी, यानी कि जो बिहार के लोग बिहार से बाहर देश के दूसरे हिस्सों में रहते हैं, उनका वोटिंग प्रतिशत इसमें कितना बड़ा फैक्टर बना? कितनी बड़ी संख्या में लोग बाहर से आए? और ये जो जो विजय जी ने कहा कि दरअसल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है या फिर विकास का मॉडल फैक्टर है। कहा जाता है कि जब जब मतदान का प्रतिशत बढ़ता है, बीजेपी के पक्ष में जाता है, ये बीजेपी की तरफ से कहा जाता है। और एक दूसरा दूसरा विश्लेषण ये कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है तो विपक्ष के खाते में जाता है। बिहार में क्या नजर आ रहा है आपको? हाँ, मीना जी नमस्कार। मैं विजय साहब की बातों को सुन रहा था और अप्रवासी फैक्टर तो है ही ये वोटिंग परसेंटेज के लिए, क्योंकि जिस तरीके से छठ के फेस्टिवल पे पूरे देश भर से जो अप्रवासी लोग हैं वो बिहार आए। दूसरा एक और फैक्टर है मैडम, एसआईआर। बहुत कम लोग इसके ऊपर ध्यान दे पा रहे हैं और मैं 3-4 दिन जो सीमांचल का इलाका होता है वहाँ से घूम के आया हूँ। अभी जो वोट प्रतिशतें बढ़ी हैं उसमें एक डर का भी फैक्टर है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे निकल करके आए हैं वोट देने जिन्हें लगता है कि भैया यदि हमने वोट नहीं दिया तो हमारा नाम लिस्ट से कट जाएगा। और डरे हुए व्यक्ति इस समय जो सोशल मीडिया और कथाकथित जैसे लोग कहते हैं कि भैया बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं एसआईआर से, एक्चुअली देखेंगे तो बहुत सारे और बड़े स्तर पे मुस्लिम समाज के लोग बाहर निकल करके वोट किए हैं। इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि हम वोट नहीं दिए तो कहीं ना कहीं हमारे नाम को काट के निकाल दिया जाएगा। एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर जो इन्होंने बताया सोशल मीडिया और प्रशांत किशोर जी का गांव गांव घूमना। देखिए योजनाएं तो हैं, फायदे तो हैं, लेकिन हमारी सरकार जो अभी बिहार में है, जो सरकार है ये पिछले 20 साल से है और ये योजनाएं और विकास का कार्यक्रम हर साल पिछले 19 के भी इलेक्शन में आप देखेंगे या उसके पहले 14 के बाद 15 का इलेक्शन देखेंगे तो ये विकास की चीज़ें चलती रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी जिस तरीके से गांव गांव घूमे हैं, सोशल मीडिया में एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चला है कि भाई बाहर निकलिए, वोट कीजिए, बदलाव का वोट है। किसके पक्ष में जाएगा ये प्रेडिक्शन अभी कर पाना बहुत मुश्किल है मैडम। ये 14 तारीख को हमें पता चलेगा कि ये लहर सत्ता पक्ष में है या इसके विपक्ष में है। लेकिन एसआईआर और डर एक ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जिससे अब इसमें डरा कौन है? जिसे लगता है कि मेरा नाम कट जाएगा। जो अप्रवासी भी हैं जिन्हें लगा कि भाई एसआईआर में मैं छठ पूजा में जाके यदि 6 दिन नहीं रहा तो मेरा नाम कट जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम समाज की मैं बात कर रहा हूँ, अप्रवासियों की बात कर रहा हूँ। तो वो सारे लोग आकर के और बड़े स्तर पे वोट किए। किसके पक्ष में जाएगा ये बता पाना मैडम बहुत मुश्किल है अभी इस समय। जी, दरअसल मोहन कुमार जी आपके पास आ रही हूँ मैं। चुनाव जब संपन्न होता है, यानी कि मतदान जब होता है, तब तक तस्वीर लगभग आम आवाम के जहन में साफ हो जाती है और खास करके राजनीतिक विश्लेषक, राजनीति पर नजर रखने वाले साफ संकेत देते हैं। एग्जिट पोल्स भी आने शुरू हो जाते हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये जो मतदान का प्रतिशत है, ये बिहार में किस तरफ राजनीति को लेकर जा रहा है? जी मैडम, आमतौर पर कहा जाए, जैसा कि विजय शंकर सर ने कहा है कि 4-5 फैक्टर है और मजबूत फैक्टर है, निश्चित तौर पर जेन्युइन फैक्टर भी। लेकिन ये मत प्रतिशत जो बढ़ा हुआ दिख रहा है यह निश्चित ही अप्रत्याशित है
और हमें लगता है कि अभी तक जो देखा जाए 51-52 के चुनाव के बाद जो मत का प्रतिशत बढ़ा है वह सन 2000 में ही बढ़ा था। मैं थोड़ा सा 2 दशक पीछे ले जाना चाहूंगा, इसलिए कि इस चुनाव में तरह से सरकार के मुखिया नीतीश जी को थके हुए हैं, बीमार हैं, ऐसे बातों से पब्लिक के बीच जो है रखा गया और उनके बारे में बताया गया। उसके बावजूद भी ये मत प्रतिशत बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यह तय है कि आम मतदाता चाहते हैं कि जो व्यवस्थाएं अभी है वो व्यवस्था आगे बनी रहे। मैं 2 दशक पहले एक छोटा सा उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि 97 में, विजय शंकर सर इसको बेहतर समझ सकते हैं, 97 में जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी, किसी कारणवश, चूंकि वो कारण भी सर्वविदित है, जानते ही, आय से अधिक संपत्ति के मामले में लालू जी जेल चले गए थे। उसके बाद राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद उनके पार्टी के अंदर भी बहुत से ऐसे नेता थे जो इस बात को पचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके परिवार में भी ऐसे बहुत से महत्वाकांक्षी लोग थे जिन्हें लगता था कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और लेकिन अंतोगत्वा राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी और उसके बाद जो चुनाव हुआ 2000 में, आप देख सकते हैं कि उस समय भी ये मत का प्रतिशत जो है 62 कुछ परसेंट था, जो कुछ पिछले देखा जाए तो 70-60 वर्षों में सर्वाधिक मत प्रतिशत था। तो ये इस बात का एक तरह से कहा जाए प्रतीक है कि जो भी पब्लिक, आम मतदाता जो है उस समय राबड़ी देवी जी के पक्ष में आ गई थी और वो व्यवस्था बनाए रखना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि जो वर्तमान योजनाएं सरकार की चल रही है, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो, और खास करके अभी जो बात हो रही है कि हम इतना रोजगार देंगे, इतना ये नौकरी देंगे, तो इस पर कुछ युवाओं का भी रुझान बढ़ा है। और मैंने पहले भी बताया है कि अब जो है 21वीं सदी भी युवा अवस्था में आ गई है, और खास करके इस बार जो है जेन जेड ने जो करामात दिखाया है, जो करिश्मा दिखलाया है, मत प्रतिशत कहीं ना कहीं व्यवस्था बरकरार रखने के प्रति ही दिखता बन रहा है। जी, विजय जी, जितने रिएक्शन आए हैं राजनीतिक दलों के, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, प्रशांत किशोर खुद हो, सब कह रहे हैं कि बढ़ा हुआ वोट उनके खाते में। बड़ा दिलचस्प है इस वक्त राजनीतिक गेम, कम से कम बयानबाजी का। मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखता हूँ। नेताओं का की सबसे बड़ा जो क्वालिटी होती है, जो सबसे बड़ा गुण होता है, वो हर परिस्थिति में अपना मुनाफा देख लेते हैं और उस हिसाब से दलील गढ़ लेते हैं और वो दिखाते हैं। अभी आप देखिए कि 121 सीटों पर वोटिंग हुई है, 122 सीटों पर बाकी है, तो कहीं ना कहीं अभी आधा मैदान बाकी है। तो वहां कोई खुद को जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं वहां पर कमजोर नहीं दिखाना चाहता है। अब इस तस्वीर को थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप हिस्ट्री को देखें, बिहार की पॉलिटिकल हिस्ट्री को, तो जब भी ज्यादा वोट आया या वोट परसेंटेज में चेंजेस आया तो वहां पर सत्ता बदली और पॉलिटिक्स बदली। एक मैं विश्लेषण देख रहा था, 1967 में 51.5% यानी 7% वोट पड़े थे, तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बदली थी, पॉलिटिक्स में बिहार की बदली थी, ये रिकॉर्ड है। इसी तरह 1980 में जब जनता पार्टी की सरकार में, अगर 1977 में बनी, वहां भी मल युद्ध ही दिखा पावर के लिए, तो उसके बाद 80 में 57.3% वोट रहा, वोट परसेंट रहा, और ये अंतर था जो बढ़ा था वो 6.8%। कांग्रेस को अस्थायी सरकार अब मिली, अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आई। पहले जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, माइनस हुआ 85 में, फिर भी कांग्रेस बनी। 1990 में जनता दल की जब सरकार बनी तो 62% वोट था, ये 5.8% था। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, वोटिंग परसेंट बहुत कम था, उस वक्त देखा जाए तो 46.5% था। ये इस वक्त बढ़ा नहीं, घटा है। ये पिछला जो वोट प्रतिशत था उससे 16% से अधिक घटा है। और अगर इसी तरह से अगर देखा जाए तो अब हो रहा है कि अगर वोटिंग परसेंट इस पर बढ़ता दिख रहा है तो बिहार की सत्ता और राजनीति कितनी बदलेगी। अगर जन स्वराज जिस दावेदारी के साथ, मजबूती के साथ बिहार की राजनीति में संघर्ष कर रही है, आने की कोशिश कर रही है, अगर मान लीजिए कि 10% वोट जिसमें प्रवासियों का, युवाओं का, ऐसी महिलाओं का जिनके पति पंजाब में,
दिल्ली में, हरियाणा में नौकरी करने के लिए जाते हैं, इन सबको मिलाकर 10% ले लेते हैं, तो यहां से बिहार में एक तीसरी राजनीति का विकल्प खुलेगा। जो अभी लालू और नीतीश के इर्द घूमती रही थी, वहां एक तीसरी राजनीति के लिए रास्ता बनेगा, भले ही वो सीटों में कन्वर्ट हो या न हो। आज की तारीख में जो मुझे ज्यादा संघर्ष दिख रहा है, वो संघर्ष बीजेपी महागठबंधन के भीतर भी दिख रहा है कि वोट ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी तरह महागठबंधन के भीतर भी दिख रहा है कि कांग्रेस का वोट आरजेडी में जा रहा है या नहीं जा रहा है, आरजेडी का कांग्रेस में जा रहा है या नहीं रहा है। और ये भी अभी समझना और कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन किसको निपटा रहा है, अंदर रहते हुए भी कौन किसको निपटा रहा है, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। जी जी जी, तो काफी मुश्किल है ये जो राजनीति के जानकार लोग होते हैं, और दरअसल चुनाव जब होता है तो सबसे बड़ी कड़ी परीक्षा यही होती है कि विश्लेषक पहले क्या पूर्वानुमान लगा पाते हैं। अगर वोटर उन्हें उस मुकाम तक या उस मोड़ तक पहुंचने नहीं दे रहा है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार का वोटर कितना समझदार है। डॉक्टर विजय पांडे, मैं आपके पास आ रही हूँ। महिलाओं का जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, एक तरफ 10,000 रुपए खाते में आए और दूसरी तरफ 30,000 आने का वादा, दोनों में से कौन सा काम किया, कुछ नहीं कहा जा सकता। मैडम देखिए, ये जो काम किया है वो 10,000 वाला ही काम किया है। नीतीश जी के प्रति शुरू से महिलाओं का वोट उनको मिलता रहा है, और पता नहीं एक विशेष तरह की सिंपैथी है उनके प्रति। जिस तरीके से उन्होंने शराबबंदी की, और पिछले भी कन्वर्सेशन में मैंने आपको बताया था कि महागठबंधन में ये क्या प्रॉमिस करेंगे और इसको कब पूरा करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तमिलनाडु देखिए, कर्नाटका देखिए। डीके शिवकुमार कुछ भी बोलते हैं, आज आपस में लड़ रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और वहां बाद में आके बोलते हैं भैया हमारे पास पैसे नहीं है, क्षमा करो, हम चीजों को पूरा नहीं कर सकते। ऐसे बहुत आयत एग्जाम्पल है मार्केट में। लेकिन नीतीश कुमार जी कार्य कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने ठीक किया है, बिजली बत्ती की व्यवस्था ठीक करी है। अप्रवासी जो लोग हैं यहाँ से जब जाते हैं, बैंगलोर हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, काफ़ी सेटल लोग हैं, अमेरिका से लोग आते हैं, तो जाते हैं तो उनको सुकून मिलता, लगता है हाँ भैया पूरे तरीके से बिजली है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो महिलाओं का वोट परसेंटेज है, ये नीतीश जी के खाते में मुझे लगता है कि गया होगा और जाना चाहिए, जिस तरीके से वो कार्य करते हैं। दूसरी एनालिसिस मैडम, जो वोट परसेंटेज के ऊपर है, क्योंकि हम लोगों ने एनालिसिस किया है, टोटल 7 लाख के लमसम नए वोटर जुड़े हैं, और पिछले बार का वोट परसेंटेज देखा जाए और अभी की वोट परसेंटेज देखी जाए तो 7 लाख जो नए वोटर जुड़ते हैं उसमें केवल 1 से 1.5% का अंतर होता है। लेकिन जो वोट परसेंटेज काफी बहुत आया, 10-12% मैटर करता है, और जिस तरीके से बढ़ के आए हैं इसमें कहीं ना कहीं युवा, सोशल मीडिया, अप्रवासी, नाम कटने का डर, और एक प्रशांत किशोर जी का गांव गांव घूमना। देखिए प्रशांत किशोर जी को कोई कुछ भी कहे कि भैया फूलता गुब्बारा है, ये है, बट उनसे भय कहीं ना कहीं एनडीए को भी है, इंडिया को भी है। इसके बावजूद भी एनडीए का मत मजबूत है, बिकॉज दे आर डिसिप्लिन्ड, और एक तरीके से काफी संघीय विचारधारा से चलते हैं, उनके पास काफी फैली हुई जड़ें हैं, उनके पास संगठन है। और इंडिया के पास संगठन नहीं है। जी जी, तो वन कुल सेकंड मिलाकर सॉरी। और इंडिया के पास मैडम संगठन बोल के कुछ भी नहीं है, आपसी मलयुद्ध है। कौन किसको कहां हरा दिया, कौन किसको कहां गिरा सकता है, किसका मुख्यमंत्री, किसका ये पोजीशन। लड्डू आने से पहले बांट के लिए काफी संघर्ष है, तो कहीं ना कहीं इसमें एनडीए को तो लीड है। जी, एनडीए को लीड चौतरफा बताई जा रही है। बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों का एक समूह है जो वहां पर बिहार में अलग अलग विधानसभाओं में नजर डाल के आया है। विजय जी, उन लोगों से भी बात हुई, वहां भी यही कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एक नजर हम देखते हैं आजादी से लेकर आज तक के चुनाव जो वोटिंग प्रतिशत है उस पर, तो अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत होना, 75 साल में अपने आप में नया रिकॉर्ड बनाना, और पिछली बार से जो मतदान हुआ था उससे, यानी कि 2020 से 2025 तक 8% का इजाफा हो जाना। इसमें विजय जी, विजय शंकर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा कितना काम करता दिख रहा है आपको? काम हुआ है, वो काम आया है?
क्या उसने कहीं कोई इफेक्ट इस पर डाला है जिससे वोटिंग प्रतिशत बढ़ा हुआ नजर आ रहा है? देखिए इसमें बिल्कुल लोगों को कहीं ना कहीं जो अभी विजय पांडे जी जो कह रहे थे बात कि लोगों के भीतर एक भय हो गया, भय की स्थिति आ गई कि अगर हम वोट नहीं देने जाएंगे तो वोट शायद वोटर लिस्ट से मेरा नाम कट जाएगा। और वोटर लिस्ट जो है ना, वोटर लिस्ट में नाम होना बिहार के लोगों के लिए कई मामले में और पूरे देश के लिए और भारत के नागरिकों के लिए एक दूसरा एक अधिकार देता है आपको सरकार चुनने का। हम भारत के लोग जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें आपको हिस्सेदार बनाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से जो देख रहा हूं, देख ये रहा हूं कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है। लोगों को लगा है कि नहीं, सिर्फ हम राजनीतिक व्यवस्था से किनारे न लग जाए, हम इसका हिस्सा बने। और दूसरी चीज, आज की तारीख में देखा जाए तो हर वोटर अपने वोट के बदले सरकार से कुछ चाहता है। और बिहार जैसा जो गरीब राज्य जहां पर एक आदमी की औसत कमाई महीने की 6,000 से कम है, वहां अगर आप सोचिए कि उसको पेंशन के रूप में, मुफ्त बिजली के रूप में, मुफ्त अनाज के रूप में अगर सुविधाएं मिल रही है तो उसे खोना नहीं चाहता है। और कल पोलिंग स्टेशन के बाहर जो लोग बोल रहे थे, जो बातें कह रहे थे, ज्यादातर उनके मन में यही बातें आ रही थी कि भाई हमको जो खिला रहा है उसको वोट देंगे, हमको जो पैसा दे रहा है उसको देंगे। तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों में जो ट्रेंड दिखा, जो वोटिंग पैटर्न दिखा है, उसमें लोग चाहते हैं कि सिर्फ वादों पर नहीं, ऐसे लोगों ऐसे राजनीतिक दल को, व्यवस्था को डिलीवरी मैटर करती है। पहले चरण को दूसरे चरण पर असर कितना देखते हैं आप मोहन कुमार जी, कि पहले चरण का टारगेट जो है वो राजनीतिक दलों का भी टारगेट बढ़ गया है, जनता का भी टारगेट बढ़ गया है। दूसरे चरण में अपेक्षा क्या की जा सकती है? इससे कम, इससे ज्यादा? निश्चित रूप से अपेक्षा बढ़ाने की होगी, चुनाव आयोग की भी, आम आदमी की भी, राजनीतिक दलों की भी। बिल्कुल बिल्कुल अपेक्षा तो बढ़ाने की है ही, और उस दिशा में एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के सारे राजनीतिक दल कार्य भी कर रहे हैं। और उम्मीद भी किया जा रहा है कि आने वाला समय में मत प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे को देख करके प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। 2 फेज में चुनाव होना और प्रथम फेज का निष्पादन हो जाना, चुनाव हो जाना, निश्चित तौर पर यह प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा और वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एसआईआर के मुद्दे पर जो इलेक्शन कमीशन ने, निर्वाचन आयोग ने जो बताया कि इतने मत जो है काटे गए हैं, उसके बावजूद भी यह परसेंटेज बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आम जनता के मन में मतदान करने की जिज्ञासा जागरूक हो गई है। और निश्चित तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि चूंकि त्योहार का सीजन था, त्योहार का समय था, लोग अप्रवासी लोग अपने घर पधारे हुए हैं, और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी का सोशल मीडिया और एक तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से मोटिवेशन भी कारगर हो रहा है, जिससे लोग मतदान के लिए बढ़ रहे हैं। हाँ, रही बात सोचने की, तो जैसा कि विजय पांडे साहब ने भी बताया कि महागठबंधन के तरफ से जो आश्वासन दिए जाते हैं, जो संभावनाएं बताई जाती है, उस पर अमल नहीं किया सकता है। उसका बहुत आयत उदाहरण भी उन्होंने दिया। कहीं ना कहीं यह भी फैक्टर है, और इस बात को समझने के लिए युवा वर्ग जो है बिल्कुल भली भांति समझ रहा है और देख रहा है। रही बात महिलाओं की, तो नीतीश जी ने महिलाओं के प्रति डे 1 कहा जा सकता है, जब से सत्ता में आए हैं, सबसे पहले उन्होंने 50% रिजर्वेशन जो है स्थानीय निकाय चुनाव में दिया। तो यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिससे महिलाएं जो है मेन स्ट्रीम में आ गई है 50% के रूप में। तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि जो होते हैं, एक तरह से कहा जाए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जो गांव और कस्बे से आते हैं, पंचायत से आते हैं। तो कहीं ना कहीं यह भी असर है, और उन्हें यह महसूस हो रहा है कि नीतीश जी ही कंटिन्यू रहेंगे या सरकार कंटिन्यू रहेगी तो निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए अच्छा कार्य करेगी। इसलिए महिलाओं का रुझान जो है। लेकिन नीतीश कुमार का स्वास्थ्य लगातार चर्चा का विषय था। बीजेपी नीतीश कुमार को फिर से सत्ता में किसी भी रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती। ये भी एक कड़वा सच भीतर से है, भले ही ऊपर से कुछ भी कहा जाता रहे। ऐसे में भी अगर महिलाएं जितनी बड़ी संख्या में निकल कर आई है, इस बढ़े हुए पहले चरण के वोट प्रतिशत ने कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के टारगेट भी बढ़ा दिए हैं। डॉक्टर विजय पांडे जी, पॉलिटिकल पार्टीज के टारगेट बढ़ गए हैं। सीट का आंकड़ा जो है, जीत का जो है, वो कहीं ना कहीं अब सबकी भाषा बदल रही है। बिल्कुल मैडम, देखिए जिस तरीके से लोगों ने
उत्सुकता दिखाई है और बिहार का नौजवान, बिहार की महिला, बिहार के बुजुर्ग, किसान, सारे लोग जिस तरीके से निकल के वोट किए हैं, उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां एक्साइटेड भी हैं और बहुत सारे लोग डरे भी हुए हैं कि भैया इतने सारे लोग एक साथ इतने जागरूक हो गए। अब रही बात मैडम बदलाव की, तो बदलाव तो हुई है। देखिए, आप जब गांव में जाते हैं, दूर दराज रहने के बावजूद भी हम लोग 2-4 महीने में गांव में विजिट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से महिलाएं कितनी सशक्त हुई हैं, लोग कितने आत्मनिर्भर और सुकून में रहते हैं। जब हम लोग बच्चे थे और 90s में देखते थे, भाई रोड ही नहीं है, चारों तरफ गड्ढे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का जो कार्य है, और इतने दिनों से जो नीतीश कुमार जी ने एक सिस्टम सेट किया है, सामाजिक समीकरण भी और विकास का भी कैलकुलेशन, वो काफी उन्होंने कैलकुलेशन और काफी प्रयोग किए हैं। इस तरीके से ये काफी दिन है। अब रह गई बात कि इंडिविजुअल मैडम एनडीए के अंदर और आरजेडी, ये इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर तो ऑफकोर्स यदि ज्यादा सीटें आएंगी तो आरजेडी की आएंगी, लेकिन एक और बात हमें ध्यान देने वाली है, एनडीए के अंदर इस बार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ज्यादा सीट लाते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी का फैक्टर काफी मजबूत रहेगा। और अभी जो 2019 में नीतीश कुमार जी का सिचुएशन था, 2014-15 में था, और जिस तरीके से दूसरी पार्टियां एनडीए के अंदर उन्हें देख रही थी, वो देखने का नजरिया बदला है, क्योंकि वो केंद्र में भी कंट्रोल में है और राज्य में भी यदि उनकी सीटें आती हैं तो कंट्रोल में रहेंगी। और किसी भी तरीके से देखिए तेजस्वी की बेचैनी बढ़ गई है विजय शंकर जी, इसका मतलब अभी जो विजय पांडे जी ने कहा उसमें मैं यही सोच रहा था कि कल जो वोटिंग हुई उसके बाद से किसके चेहरे मुस्कुरा रहे होंगे और कौन टेंशन में होगा। तो मुझे लग रहा है जो इन्होंने कहा कि एनडीए में नीतीश कुमार जी सबसे ज्यादा मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे कि कहा कुछ जा रहा था और होता कुछ और दिख रहा है। भले ही एंटी इनकम्बेंसी उनके मंत्रियों के खिलाफ हो, विधायकों के खिलाफ हो, लेकिन उनके पक्ष में कहीं ना कहीं हवा अभी ज्यों की त्यों बनी हुई है। दूसरी चीज, 2019 में भी ऐसी तरह के स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे और राजनीतिक पंडितों ने, हम जैसे बहुत से लोगों का असेसमेंट था और बहुत से लोगों ने एक तरह से देखा जाए तो उनकी पॉलिटिकल ओबिचुरी लिख दी थी, लेकिन नीतीश कुमार फिर एकाएक ताकतवर बन के उभरे और इस चुनाव के बाद भी सत्ता में चाहे जो भी आए जो भी बने, लेकिन नीतीश कुमार एक बिल्कुल कहा जाए तो गेम चेंजर की भूमिका में रहेंगे और शायद जो नतीजे हैं चौंकाएंगे। इसी तरह दूसरा जो पक्ष है जो महागठबंधन में, उसमें तेजस्वी भी मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन टेंशन उनकी कम नहीं है। अभी उनके पास बहुत चुनौतियां हैं। कल जो हुआ 73 सीटें ही उनकी, आरजेडी के खाते की 73 सीटों पर वोटिंग हुई और जेडीयू के खाते की शायद 57 पर वोटिंग हुई है। तो उसमें दोनों ही अपने लिए जो उम्मीद से जिसको कहते हैं कि उनकी उम्मीदें जिंदा होंगी, उम्मीदें जिंदा है, लेकिन फाइनल फैसला तो वोटरों को करना होता है। राजनीति कितनी दिलचस्प है कि एक एक वोट, एक एक आम आदमी जिसे 5 साल तक दरअसल कहीं कुछ नहीं समझा जाता है, उसका एक वोट कैसे बड़े बड़े नेताओं की धड़कन जो है वो बढ़ा देता है। ये धड़कन और बढ़ेगी आने वाले दिनों में, दूसरे चरण तक और उसके बाद परिणाम तक तो और भी ज्यादा। और इस बीच में अपने अपने डॉक्टर से राजनीतिक दलों के नेताओं को संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर इस वक्त बिहार की जनता ने कम से कम लोकतंत्र को मजबूत करने का काम बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। अब बिहार के नेता वाकई में लोकतंत्र को मजबूत कितना कर पाते हैं, या फिर जो राजनीति की एक स्वार्थपूर्ण राजनीति जिस तरफ बढ़ी है बिहार में पिछले लंबे समय में, जब जिसकी जरूरत हुई उसके साथ सरकार बनी, वो जो राजनीति का स्वरूप है वो बिहार की जनता ना देखे और एक स्वच्छ लोकतंत्र की तस्वीर देखे। यही दूसरे चरण के मतदाताओं से हमारी अपील है। न्यूज़ 24 पर लगातार विश्लेषण, मंथन, चिंतन आप हमारे साथ देखते रहिए, हमारे बिहार झारखंड फेसबुक और यूट्यूब पेज पर। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।